जय हिंद एंड नमस्कार सभी को। यह वीडियो सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। इस वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए गए हैं जो आपके लिए एग्जाम से पहले संजीवनी बूटी का काम करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस फैक्ट्स वाली वीडियो को। यूरोपीय कंपनियों का आगमन। वास्को डी गामा। मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत अक्सर वास्को डी गामा से ही शुरू होती है। तो वास्को डी गामा से आने वाले सारे फैक्ट्स मैं एक बार में कवर कर दूंगा, उसके बाद आगे कंपनियों पे चलेंगे। भारत में सर्वप्रथम वास्को डी गामा कालीकट के बंदरगाह पर 20 मई 1498 को आया था। कालीकट के तत्कालीन शासक जमूरियन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। वास्को डी गामा जब भारत आए थे तब इनको एक गाइड ने हेल्प किया था। उनका नाम था अब्दुल माजिद। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वास्को डी गामा भारत से काली मिर्च यूरोप ले गया था और यूरोपीय बाजार में बेचकर 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत 1502 ईस्वी में आए थे। वास्को डी गामा की अंतिम यात्रा भारत में 1524 ईस्वी में हुई थी, जिसके बाद कोच्चि में उनकी मृत्यु हो गई। वास्को डी गामा ने ही भारत की समुद्री मार्ग की खोज की थी। वास्को डी गामा से रिलेटेड इससे ज़्यादा एग्जाम्स में प्रश्न नहीं बनते। भारत में सर्वप्रथम व्यापारी पुर्तगाली ही आए थे। इन्होंने अपना व्यापार बढ़ाने की दृष्टि से भारत में पुर्तगाली गवर्नरों की नियुक्ति करनी शुरू की। इसी क्रम में पहले पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को दी अल्मीडा थे। 1505 ईस्वी में यह भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आए। व्यापारिक दृष्टि से हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी का प्रतिपादन किया। पुर्तगाली गवर्नर अल्मीडा यह चाहता था कि हिंद महासागर में मेरे अलावा किसी और का प्रभुत्व या किसी और का कंट्रोल ना हो, इसीलिए इसने ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू किया। अब आते हैं दूसरे पुर्तगाली गवर्नर पर, अफांसो दी अल्बुकर्क। अल्मीडा के बाद यह 1509 ईस्वी में भारत का दूसरा पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। इसी वजह से अल्बुकर्क को पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। अल्बुकर्क से सिर्फ दो ही क्वेश्चन बनते हैं। पहला ये कि इसने बीजापुर किस शासक को हराकर छीना था, और दूसरा ये कि भारत में पुर्तगालों का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। नीनो डी कुन्हा। अब हम इनके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अल्बुकर्क और अल्मीडा के बाद ये तीसरे इंपॉर्टेंट पुर्तगाली गवर्नर थे, इसीलिए इनके बारे में भी थोड़ा सा देख लिया जाए। इन्होंने गोवा को अपनी राजधानी बनाया। नीनो डी कुन्हा ने उस समय के बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन मोहम्मद शाह से चटगांव और सतगांव फैक्ट्री लगाने की अनुमति प्राप्त कर ली थी। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम। पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डैन यानी डेनमार्क और फ्रांसीसी। जिस क्रम में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ है, मैं उसी क्रम से एक एक करके सारी कंपनियों के बारे में बताता चलूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पुर्तगाल। भारत में सबसे पहले यूरोपीय पुर्तगाली ही थे। जो सबसे पहले हमने वास्को डी गामा के बारे में पढ़ा था, वो पुर्तगाली ही थे। पुर्तगालों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में स्थापित की, लेकिन यह फैक्ट्री शीघ्र ही विनिष्ट हो गया। उसके बाद इसी वर्ष कोच्चिन में एक अन्य फैक्ट्री की स्थापना की। पुर्तगालियों ने भारत में अपना प्रथम दुर्ग कोच्चिन में बनाया तथा दूसरा दुर्ग कुन्नूर में बनाया। अब आप पूछेंगे ये दुर्ग क्या होता है? दुर्ग मतलब किलेबंदी करना। जैसे कि आप नीचे तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ऐसा दुर्ग मतलब जहां पर वो रहते थे वहां पर चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारों से किलेबंदी कर दी। पुर्तगालियों ने बंगाल की खाड़ी को लूटने के लिए हुगली को अपना बेस बनाया था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखना इस बात को। अब आते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी पर। भारत में डच व्यापारियों का आगमन डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ हुआ था। भारत में अपना पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में 1905 ईस्वी में स्थापित किया। यह लोग मुख्यतः मसाले और वस्त्र का व्यापार करते थे। 1579 ईस्वी में
इनका युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ होता है, जिसको बेदरा का युद्ध बोलते हैं, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई और परिणाम स्वरूप डच कंपनी को भारत छोड़कर जाना पड़ा। इस समय में मुगल शासक शाह आलम द्वितीय थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की पहली स्टॉक कंपनी मानी जाती है। अब आते हैं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। कंपनी के गठन के समय भारत में मुगल बादशाह अकबर थे। अंग्रेजी कंपनी की तरफ से 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस मुगल दरबार पहुंचे। उस समय मुगल बादशाह जहांगीर थे। जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया। 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने प्रथम स्थायी कारखाना सूरत में स्थापित किया। आप लोग एग्जामिनर की वर्डिंग्स पर ध्यान देना कि वो अस्थायी कारखाना पूछ रहा है या स्थायी कारखाना पूछ रहा है, क्योंकि एग्जामिनर यहीं पर आपसे गलती करवाएगा। सो बी केयरफुल। 1615 में सर थॉमस रॉ भी जहांगीर के दरबार में आए थे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह ने सुनहरा फरमान जारी किया। इस फरमान में ईस्ट इंडिया कंपनी को गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में 500 पैगोडा वार्षिक कर के बदले स्वतंत्र पूर्वक व्यापार करने की अनुमति मिल गई। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है एग्जाम में कि सुनहरा फरमान किसने जारी किया था या सुनहरा फरमान में कितना वार्षिक कर दिया जाता था। 1662 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को बंबई उपहार में मिला। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक कर पर बंबई में व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुमति दे डाली। 1717 ईस्वी में फर्रुखसियार ने एक फरमान जारी किया, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इस कंपनी के आदेश अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी 3000 वार्षिक कर देकर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार कर सकती थी। यह फरमान इसलिए दिया गया था क्योंकि कंपनी के सर्जन विलियम हैमिल्टन ने फर्रुखसियार का इलाज करके उसे पूरी तरह ठीक कर दिया। बदले में फर्रुखसियार खुश होकर इनको यह कर मुक्त व्यापार करने की रियायत दे डाली। डेनमार्क व्यापारी। इनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता तो नहीं है, बट दो चीज़ें याद रख लेना। पहला ये कि ये 1616 ईस्वी में भारत आए थे, और दूसरा ये कि इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री तमिलनाडु के तंजौर में स्थापित की थी। अब आते हैं फ्रांसीसियों के आगमन पर। लुई 14वें द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। फ्रांसीसियों ने 1668 ईस्वी में सूरत में अपना पहला व्यापारी कारखाना स्थापित किया। यह पहली कंपनी थी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी। आप लोग कंफ्यूज मत करना, जो डच वाली कंपनी थी वो पहली स्टॉक मार्केट वाली कंपनी थी, और ये जो फ्रांस की कंपनी है ये पहली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के बीच 3 युद्ध हुए, जिसे कर्नाटक युद्ध या कार्नेटिक युद्ध भी कहते हैं। आपको कर्नाटक युद्ध के सिर्फ 2 चीजें याद रखनी है। पहला, युद्ध कब से कब तक हुआ, और वह युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ। बस यही 2 चीजें याद रखनी, तीसरी कोई चीज याद नहीं रखनी। बाकी मैंने टेबल लगा दिया है, आप इसको पॉज करके इजीली पढ़ लो। हम आगे बढ़ते हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की मशीनें पुर्तगालियों की ही देन है। पुर्तगालियों ने भारत को तंबाकू, ईख, अनानास आदि चीजें भी सिखाई। भारत में आने वाले सबसे पहले यूरोपीय पुर्तगाली ही थे, और भारत से जाने वाले भी सबसे आखिरी यूरोपीय पुर्तगाली ही थे। गोवा का आखिरी पुर्तगाली गवर्नर जनरल मैनुअल एंटीनियो था। संत कोलंबस ने 1492 में अमेरिका के समुद्री रास्तों की खोज की थी, और कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलियाई समुद्री मार्गों की खोज की। प्रिंस हेनरी को द नेविगेटर कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार को बढ़ाने के लिए भारत को 3 प्रेसिडेंसी में बांटा था, बंगाल, बंबई और मद्रास, जिसमें से पहला प्रेसिडेंसी बंगाल था, और
बंगाल के प्रेसिडेंसी का हेड आयर को बनाया गया। इसी तथ्य के साथ आधुनिक भारत के इतिहास का पहला चैप्टर यूरोपीय कंपनियों का आगमन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको आपके रिवीजन में मेरी इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले आगे ऐसे ही क्विक रिवीजन करने के लिए। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। जय हिंद, स्टडी हार्ड।